और शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज की। आसमान में बादलों की मौजूदगी से सूरज के तेवरों में थोड़ी सी नरमी आई है और इस पूरे वीकेंड इसी तरह मौसम कूल रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो बीती शाम से मौसम में आया ये बदलाव शनिवार और रविवार तक देखने को मिलेगा। तो इस पूरे वीकेंड इसी तरह मौसम कूल रहने के अनुमान है। मौसम विभाग की बात करें तो बीती शाम मौसम में आया बदलाव शनिवार रविवार तक देखने को मिलेगा। यानी तपती गर्मी में दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग राहत की सांस ले पाएंगे। असल में बीती शाम से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जगह धूल भरी आंधी चली तो कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जबकि कई उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी भी चली है। कुछ जगह तो ओले भी गिरे और इस बीच उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम के इस रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी पहाड़ों से लेकर तपते मैदानों तक मौसम का रुख बदला हुआ है। तो मौसम अभी और ज्यादा बदलेगा। कई इलाकों में सुहाना रहा मौसम और बारिश देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर बारिश देखने को मिली। नोएडा में भी बारिश हुई। उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि मौसम के इस रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पहाड़ों से लेकर तपते मैदानों तक मौसम का रुख भी अभी बदलेगा। आसमान में छाए बादल, तेज धूल भरी आंधी और फिर बारिश के झोंके। ये तस्वीरें दिल्ली और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम में आए बदलाव की दास्तान पेश कर रही हैं। गुरुवार शाम दिल्ली एनसीआर में मौसम ने इस तरीके से करवट ली तो तापमान गिरा, माहौल सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम के जानकारों की माने तो मौसम में ये बदलाव पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते आया है। मौसम विभाग ने पहले तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की थी। बहरहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल देर शाम कुछ वक्त के लिए ही सही बदला हुआ मौसम का मिजाज प्रचंड गर्मी से निजात लेकर आया। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी आंधी पानी के साथ शाम सुहानी हो गई, जिससे आम लोगों को तपिश से काफी छुटकारा मिलता दिखा। तेज हवाओं के कारण तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आने की खबर है। जानकारों की माने तो मौसम का ये हाल फिलहाल बरकरार रहने के आसार हैं। मौसम के जानकारों का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में आज भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लिहाजा लोगों को गर्मी से हल्की राहत बरकरार रह सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से पारा अधिकतम 40 डिग्री के पार जा चुका था। वहीं न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हो रहा था, जिसके कारण दिन तो दिन रातें भी गर्म हो गईं। गुरुवार को भी राजधानी में दिन में न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई और वार्म नाइट की स्थिति बन गई। माना जा रहा है कि थोड़ी सी राहत के बाद मौसम एक बार फिर से उसी ढर्रे पर लौट सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 2 से 3 दिनों तक गर्मी में कमी रहने के आसार हैं। इसके बाद 14 अप्रैल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है और दिल्ली एनसीआर में लोगों को आने वाले दिनों में फिर से तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दिल्ली का माहौल बदल दिया है, उसका खास असर तो पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश की झड़ी लग गई है, लिहाजा इन दिनों पहाड़ों का रुख करने वाले सैलानियों को खास एहतियात बरतने की भी जरूरत है। बारिश की बूंदों से चमकती सड़कें, सड़कों पर मोतियों के माफिक पड़े ओले, आसमान में घिरे बादल, बारिश की बौछारों की मधुर आवाज। ये खूबसूरत माहौल शिमला का है। गुरुवार को मौसम ने करवट ली तो हिमाचल की राजधानी शिमला में जमकर ओले पड़े और बारिश भी हुई।
इसके कारण लोगों को यहाँ गर्मी से काफी राहत मिली है, क्योंकि हाल के दिनों में शिमला में तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे यहाँ लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था। अब बारिश हुई है तो तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है, जिसका असर राज्य के कई भागों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में अगले 3 दिन बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम के रुख में बदलाव उत्तराखंड में भी नजर आया। देहरादून के आसपास कई इलाकों में तेज तूफानी हवाएं चली, बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी पड़े, जिसके कारण तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून मसूरी रोड पर कल आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते ओलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम बदला है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मसूरी में बारिश हो सकती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। इलाके में मौसम बदला तो तेज बारिश हुई और ओले पड़े। इसके कारण जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जंगलों में लगी भीषण आग भी बुझ गई। हालांकि इस दौरान तेज बरसात से बागेश्वर के कपकोट मार्ग में हर्षिल के नजदीक सड़क पर मलबा आ गया, लिहाजा सड़क खोलने और आवाजाही सामान्य करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम में बदलाव पश्चिम भारत में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अचानक झमाझम बारिश शुरू हुई तो लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला। मौसम के जानकार बताते हैं कि इसी तरह 3 से 4 दिन चंद्रपुर में रुक रुक कर बारिश होगी, जिसके कारण गर्मी में थोड़ी कमी देखी जाएगी, तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह चंद्रपुर में बारिश होने वाली है, जिसके कारण गर्मी से चंद्रपुर के लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन मई और जून के अंत तक चंद्रपुर का तापमान 46 डिग्री के पार जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। एक दिन पहले तक चंद्रपुर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था, लिहाजा भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि भीषण गर्मी का दौर अभी बाकी है, तो एहतियात बरतनी होगी। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, देहरादून से सागर शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ती गर्मी की तपिश हर किसी को परेशान कर रही है और इस परेशानी से राहत पाने के लिए इंसान तो सभी उपाय कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जो उनके भक्ति भाव को दर्शा रहा है। दरअसल झांसी के सिद्धेश्वर शक्ति पीठ में माता रानी को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचाई जा रही है। कैसे, देखिए। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी, महीना भले ही अप्रैल का है, लेकिन तपिश मई और जून वाला एहसास करा रही है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई गर्मी से बेहाल है। लेकिन यूपी के झांसी में सिद्धेश्वर शक्ति पीठ में माता रानी को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 42 डिग्री तापमान से देवी मां को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में एसी लगाया गया है। तो हमारे भगवान के विग्रह को कोई सर्दी न लगे, इसके लिए हम लोग कंबल उड़ाते हैं। अब गर्मी आ गई है तो भगवान को बहुत गर्मी न लगे, उसके लिए जो संसाधन भक्तों के द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं, कूलर हो जाता है, पंखा हो जाता है, एसी हो जाता है, तो हम अपने से अधिक अपने भगवान को जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने का काम करते हैं, और यहाँ भी हो रहा है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र आमतौर पर लू और हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। ऐसे में माता रानी के प्रति श्रद्धालुओं की अगाध आस्था ही है जो बदलते मौसम में भी आराध्य की छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रही है। यथा योग संपत्ति आ जाती है, तो जिस प्रकार जब पुत्र छोटा होता है तो माता सेवा करती है, बच्चे को गर्मी नहीं लगने देती है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसका यह धर्म होता है कि वह अपनी माता की भी उसी प्रकार सेवा करे। तो यथा योग्य जो सामर्थ्य है उसी से हम लोग अपनी माई की सेवा कर रहे हैं।
सनातन संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मान्यता है कि मूर्ति में भी प्राण होते हैं। अपने आराध्य भगवान को इस विकट गर्मी से राहत देने की ये कोशिश भक्तों की उस आस्था को दर्शा रही है जिसमें वो ईश्वर को भी अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अजय झा, झांसी, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए रेन शेल्टर्स का विस्तार किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का जोश और उत्साह अभी से नजर आने लगा है। भले ही चारधाम यात्रा शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन चारों धामों में आस्था और भक्ति का मेला लगना शुरू हो गया है। तीस अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मसलन बद्रीनाथ धाम में मंदिर से माणा आईटीबीपी कैंप तक दर्शन की लाइन में रेन शेल्टर का विस्तार किया जा रहा है। इस बार बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर लंबा रेन शेल्टर लगाया जा रहा है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम में 1 किलोमीटर तक ही रेन शेल्टर मौजूद था। चूंकि पिछले कुछ सालों से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बद्रीनाथ में करीब 3 से 4 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे में लाइन में लगे श्रद्धालुओं को धूप और बारिश की वजह से काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब रेन शेल्टर का विस्तार होने से बद्री विशाल के दर्शन पूजन में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे दोनों धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में आज ही हमारी जो टीम है, हमारी इंजीनियर्स की टीम मूव कर चुकी है बद्रीनाथ के लिए, और जो भी रास्ते के लिए जितनी भी बेसिक एमिनिटीज जो हमारे गेस्ट हाउस है उनको हमने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। और जितने भी ध्वस्तीकरण हो रहे, चाहे सीढ़ियां हैं, चाहे तप्त कुंड है, और वहाँ पर रेन शेल्टर है, उस रेन शेल्टर हो गया। और एक चीज बताते हुए खुशीपुरी शासन द्वारा ही जो रेन शेल्टर को माणा आईटीबी कैंप तक इस बार विस्तारीकरण किया जाएगा, और उससे क्या होगा कि श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से दर्शन हो पाएंगे, धूप और वर्षा से बचा रहेगा। आपको ये भी बताते चलें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर की व्यवस्थाएं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हाथों में हैं, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर की अपनी अपनी मंदिर समितियां हैं, जो मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं और प्रबंधन खुद से ही संभालती हैं। आपको बता दें, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे और 4 मई को भक्तों को बद्री विशाल के दर्शन होंगे। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और जल्द ही चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद 30 अप्रैल से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको हनुमान जी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराते हैं। दरअसल झांसी में मौजूद सखी के हनुमान मंदिर में बजरंगबली स्त्री के रूप में विराजमान है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। कहा यह जाता है कि हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में महिलाओं को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के सखी अवतार की मान्यता और महत्व के बारे में। ये पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य दरबार है, जिसकी महिमा अपार मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद इस मंदिर में हनुमान जी स्त्री रूप में विराजमान हैं और इसीलिए इस मंदिर को सखी के हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर हनुमान जी के इस पावन दरबार में पहुंचते हैं
माना जाता है कि यहाँ पल भर में भक्तों की बिगड़ी बन जाती है। सखी हनुमान मंदिर जितना भव्य है, उतनी ही पौराणिक और पावन हनुमान जी के सखी अवतार की कहानी भी है। कहा जाता है कि जनकपुर में हनुमान जी माता सीता से सखी के रूप में मिले थे। जनकपुर में जब राम और लक्ष्मण वाटिका में गए तो वही सखी के रूप में हनुमान जी सीता जी का 8वां सखी जो थी, चारुशिला नाम का सखी, वही गई थी फुलवारी में पुष्प लाने के लिए। तो राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में मुलाकात हुआ तो वही सीता जी से जाके बोले कि चलो फुलवारी में बहुत सुंदर राजकुमार आया है, उनका दर्शन कर लो। तो चारुशिला नामक सखी रहत सदा से संग, उत दासी उत दास हैं त्रिया तन बजरंग। तब से इनका नाम सखी का हनुमान पड़ा। पवन पुत्र हनुमान जी के इस दिव्य दरबार की महिमा भी निराली है। कहा जाता है कि जो भी महिला इस मंदिर में लाल कपड़े में नारियल बांधती हैं, हनुमान जी सखी के रूप में उस महिला को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। ये है कि जिन भी महिला को जिनको संतान नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आकर के जो है लाल कपड़े में जो है नारियल बांधे, कलावा से बांधे और 5 मंगलवार परमानेंट 5 मंगलवार आकर के यहाँ पे दर्शन करें तो उन्हें संतान की पूर्ति होगी। सखी के हनुमान मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण भी विराजमान हैं, जिनकी अलौकिक और दिव्य छटा दूर दूर फैली हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। सखी के रूप में माने जाते हैं और यहाँ पे आते हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांधे से मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर स्त्री रूप में सखी के हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर है, हनुमान जी की पूर्ण कृपा है यहाँ पर लोगों के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भक्त आते जाते रहते हैं। हर मंगलवार शनिवार बहुत से भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। कहा यह भी जाता है कि करीब 500 साल पहले ओरछा में सखी बाबा नाम के एक संत ने सखी के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की थी, जिसके बाद से ही यहाँ हनुमान जी सखी के रूप में विराजमान हैं। और हनुमान जी के इस अद्भुत दरबार में भक्त जो भी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, हनुमान जी उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रावण दहन की अनोखी परंपरा के बारे में बताते हैं, क्योंकि राजस्थान के अलवर में रामनवमी महोत्सव के दौरान रावण के पुतले को दहन करने की परंपरा निभाई गई। इस दौरान भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो चलिए जानते हैं आखिर इस अनोखी परंपरा के पीछे क्या मान्यता है। वैसे तो पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के अलवर में एक ऐसा भी गांव है जहां विजयदशमी पर रावण जलाने की परंपरा नहीं निभाई जाती, बल्कि नौगावा में चैत्र माह में रामनवमी के 2 दिन बाद रावण का पुतला दहन किया जाता है। इस साल भी नौगावा में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। यहाँ ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नौगावा में रामनवमी महोत्सव के दौरान हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि इस परंपरा के दौरान किसान खेतीबाड़ी का काम निपटा लेते हैं और फसल बेचने के बाद किसान धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। खास बात है कि रामनवमी महोत्सव के दौरान यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से पहलवान आते हैं और अपने हुनर का जलवा दिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा चल रही है और उसके उत्साह पर नौगावा में आज दंगल हुआ। हमारे यहाँ हर साल की भांति ये प्रोग्राम होता है और बड़ी शांतिपूर्ण होता है ये प्रोग्राम। 51 रुपए से कुश्तियाँ चालू हुई
और 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 वो फाइनल कुश्ती बराबर में छूटी है। जाहिर है नौगांवा के रावण दहन की परंपरा देश भर में अपनी तरह का अनोखा उत्सव है, जहां विजयदशमी को छोड़कर रामनवमी के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है और इस परंपरा को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको तमिलनाडु में उत्सव और परंपरा से जुड़ी एक अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर हर साल रॉक फोर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। दरअसल रॉक फोर्ट इस शहर की पहचान है। कहा जाता है कि यह चट्टान 3 अरब साल पुरानी है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। और यह चट्टान प्राकृतिक रूप से 3 स्तरों में बनी है। देखिए रोशनी से सराबोर रॉक फोर्ट फेस्टिवल की एक खास झलक। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और ये दौरा इस मायने में खास है कि सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री का यह 50वां वाराणसी दौरा है। और बताया जा रहा है कि देश के इतिहास में ये पहली बार है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र का 50वां दौरा होगा। लिहाजा पीएम के इस दौरे में उनके स्वागत और उनका संबोधन सुनने के लिए 50,000 लोग पहुंचने वाले हैं। वहीं इस मौके पर पीएम वाराणसी और पूर्वांचल को हजारों करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। मां गंगा का स्वागत है, अभिनंदन 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 मोदी जी। भोले बाबा की नगरी काशी में अब गंगा किनारे बने घाटों का कायाकल्प हो रहा है। पहले यहाँ के प्राचीन खिड़किया घाट को नए रंग में नमो घाट के रूप में विकसित किया गया और अब 2 और घाटों की सूरत बदल दी गई है, ताकि यहाँ पर गंगा स्नान और नौका विहार करने आने वाले स्थानीय लोगों और सैलानियों को शानदार एहसास हो। आज वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे पीएम नरेंद्र मोदी गंगा तट पर 2 पक्के घाटों का लोकार्पण करने वाले हैं, जिनका पुनर्विकास किया गया है। इनमें से एक है गंगा किनारे का सामने घाट और दूसरा है रामनगर का शास्त्री घाट। इस तरीके से वाराणसी में अब गंगा तट पर 84 नहीं बल्कि 87 पक्के घाट हो गए हैं। कई वर्षों से ही ये कार्य इस पे सतत रूप से चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा घाट आपको देखने को मिला होगा नमो घाट, जिसका लोकार्पण किया गया। तो 85वें घाट के रूप में नमो घाट का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद ये महसूस किया गया कि और भी एरियाज़ हैं जो हमारे डेवलप किए जा सकते हैं, तो उसी में सामने घाट का जो क्षेत्र है और इसी प्रकार से माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के घर के पास जो शास्त्री घाट रामनगर में है, जो अब नगर निगम में ही आ गया है, उस घाट पे भी कच्चा जो था उसको पक्का करने की आवश्यकता, रीडेवलप करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इन 2 घाटों का फर्दर अब लोकार्पण किया जा रहा है। तो पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के 50वें दौरे पर आ रहे हैं और इस खास अवसर पर वे वाराणसी सहित पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशी में नए घाटों के अलावा पीएम मोदी शहर में सड़क, पेयजल, बिजली, सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों सहित ऐसी तमाम योजनाओं का उपहार देने वाले हैं, जिनसे आम लोगों को सुविधा और सहूलियत होगी, उनका जीवन आसान होगा। अपने वाराणसी दौरे में पीएम वाराणसी और पूर्वांचल के लिए 3,880 करोड़ से ज्यादा की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे 1,629 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 2,255 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है तो वाराणसी शहर सज धज कर तैयार है। यहाँ के चौक चौराहों पर झंडे, बैनर और फूल पत्तियों से भव्य सजावट की गई है। पीएम मोदी सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच वाराणसी पहुंचेंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वे हेलीकॉप्टर से राजा तालाब के मेहंदीगंज जाएंगे। वहां पर वे विकास योजनाओं के तोहफे देने के बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी की जनसभा में 50,000 से अधिक लोग पहुंच सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा और कानून व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वाराणसी के बाद पीएम मोदी का आज ही मध्य प्रदेश जाने का भी कार्यक्रम है।
पीएम दोपहर बाद करीब 3:15 बजे मध्य प्रदेश जाएंगे। वहां वे ईशागढ़ के गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे करीब 4:15 बजे आनंदपुर धाम में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी के सिंधिया घाट पर बड़ी संख्या में वेद पाठी बटुक पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे। सभी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से कामना की और गंगा पूजन और गंगा आरती भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 50वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और जनसभा के दौरान वे 3884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले देख सकते हैं वाराणसी के गंगा घाट पर न केवल पूजा हो रही है, मां गंगा की आरती हो रही है, बल्कि उनका पूरे जोर शोर के साथ स्वागत भी किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम वो काशीवासी हैं जो स्वागत कर रहे हैं अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का। जी, क्या नाम है बताइए? मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक के संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। मैं यहाँ मां गंगा की सेवा करता हूँ और हमारी काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 50वीं बार हमारी काशी पधार रहे हैं। हम आध्यात्मिक रूप से यहाँ महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों के साथ सिंधिया घाट पर यह जो पूजन अर्चन कर रहे हैं। हम यह आशान्वित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काशी ही नहीं बल्कि हमारे भारत का सर्वांगीण विकास हो, हम विश्व गुरु कहलाएं और हम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित होते जाएं। वेद पाठी बटुक लगातार यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के लिए कामना कर रहे हैं। मां गंगा से किस तरह का पूजन किया है, क्या किया है? आप लोगों ने हाथों में तस्वीर भी ले रखी है। हम लोग मोदी जी आ रहे हैं तो उनकी आने की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको, और गंगा जी का आरती किए, स्वस्ति वाचन किए और उनके आने की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार स्वागत का दौर जारी है, क्योंकि आज 50वीं बार हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए की सौगात काशीवासियों को दे रहे हैं, जिससे न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल और यूं कहें पूरा उत्तर प्रदेश लाभान्वित होने वाला है। रोशन जायसवाल, वाराणसी। और अब बात कर लेते हैं राजा राम के दिव्य दरबार की। सिया राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की दिव्य कलाकृति अब अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रही है। दरअसल जयपुर के जाने माने मूर्तिकार प्रशांत पांडे और उनकी टीम इस ऐतिहासिक कार्य को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और ये राम दरबार न केवल शिल्प कला की उत्कृष्ट मिसाल होगा बल्कि श्रद्धा और भक्ति का जीवन प्रतीक भी बनेगा। प्रशांत पांडे अपने पिता सत्यनारायण पांडे के मार्गदर्शन में इस कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रशांत पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने देखी। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार सजाया जाने वाला है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन होगी। राम दरबार में सजाई जाने वाली मूर्तियां जो है, उनके पीछे उनकी रूपरेखा देने वाला जो चेहरा है वो अभी हमारे साथ में है। पांडे मूर्ति भंडार में अभी हम बैठे हैं और मूर्तिकार प्रशांत हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि वो रूपरेखा किस तरीके से दी। आप सभी को जय श्री राम, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ और प्रभु काज में हूँ, तो होए वही जो राम रची राखा, तो इतने आनंद में हूँ मैं क्या बताऊँ। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि पहले भी आपका योगदान रहा है, जो एक मूर्ति ऑलरेडी वहाँ पे है वो आपने बनाई है, और अब वहाँ पे राम दरबार जो सजने वाला है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और वो जो पूरा प्रोसेस रहा है वो किस तरीके का रहा है, उसके बारे में बताइए। मतलब हमारा जीवन, हमारी परिवार की पीढ़ियाँ सफल हो गई। हम ये मानेंगे कि हम प्रभु काज में लगे और हमें प्रभु ने ये मौका दिया कि हम ये सेवा कर सकें, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने ये कार्य करीब 9 महीने होने आ रहे हैं जो प्रभु राम दरबार जो बना रहे हैं। अभी ये रण जीत के आए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो इसमें राम दरबार है, राम जी हैं,
सीता जी हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, तो इसमें बना रहे हैं। राम दरबार के अलावा आपने जैसे मुझे पहले भी बताया कि परकोटा वहाँ होगा, उसके अलावा वाल्मीकि जी भी और बाकी सब भी वहाँ पे उनकी भी मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में बताइए कि किन किन की और मूर्तियाँ वहाँ पे? वहाँ और सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माँ, गणेश जी भगवान, हनुमान जी, ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि जो निषाद राज और अपने सबरी माता, द्वारपाल, ये सब हम बना रहे हैं। ये सब वहाँ कब पहुँचेंगे? क्योंकि 30 तारीख अक्षय तृतीया वाला दिन चुना गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और स्थापना के लिए, और उसके बाद जून में 3 दिन का वहाँ पे महोत्सव होने वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ जयपुर से वो मूर्तियाँ किस दिन जाने वाली है, कौन सा वो शुभ दिन है? अभी तो कार्य चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है, तो जब राम जी चाहेंगे, जब वो बुलाएंगे, हम ले जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं मूर्तियों के बारे में जानने की कोशिश करूँ थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, तो जब मूर्ति बनाई जाती है तो कौन सी शैली है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स हैं, और उसके अलावा ये भी जानना है कि जब एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो उसके मन में क्या भाव रहते हैं और किस तरीके से वो भाव उस मूर्ति में वो दिखाते हैं, वो प्रोसेस जानना है। सबसे पहले तो हम ब्राह्मण हैं जो हम इस कार्य में लगे, और हमारे संस्कार में पूजा और कार्य ये ऐसे रमा हुआ है कि हम जो भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं वो प्रभु भक्ति के बिना बन ही नहीं सकती। तो भावना में जैसे राम जी की मूर्ति बना रहे हैं तो राम जी का स्मरण करके, उनसे आज्ञा लेके, साधना करके, भक्ति करके और अपना कला कौशल लगा के, तो ये तालमान प्रमाण इसका हम उपयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे उनका एज है, क्या उसमें भाव आने चाहिए, कैसा उनका शौर्य है। अब जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और शौर्य जीत क्या है, तो उनका जब शरीर देखें, उनके जब आप उंगलियां देखें, उनके पूरा उनका रूप जब देखेंगे और आपके आंसू आएंगे, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं प्रभु राम को देख के हमें एनर्जी फील हो रही है, तो ये फीलिंग्स में एज एन आर्टिस्ट आपको शब्दों से कम, भावना से ज़्यादा जब आप दर्शन करेंगे तो वो दिखने लगेंगे। 30 तारीख को 30 अप्रैल को जब वहाँ पे सभी मूर्तियाँ स्थापित होगी, राम दरबार सजाया जाएगा, और फिर उसके बाद में जून के महीने में जब 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब वो राम दरबार और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा जो अयोध्या में देखने को मिलेगा। हम सभी को इंतज़ार है कि वो जो राम दरबार है वो कैसा लगेगा, सब लोग क्यूरियस हैं वो देखने के लिए, वो भाव जो है वो महसूस करने के लिए जो हमें 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।